सुन रहे हैं भूत माफिया। कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान कदम तो रख देता है पर उस जगह की परछाइयां उसके अंदर उतर जाती हैं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनसे लौटकर लोग आते तो हैं लेकिन अधूरे। और आज की कहानी उसी अधूरेपन का एक और अध्याय है। ये है छलावे का गांव पार्ट 2। अनन्या को गांव से बाहर निकले 3 महीने बीत चुके थे। सबने सोचा भले ही वो डर गई हो पर अब सब ठीक हो जाएगा। पर छलावे का गांव कभी किसी को ठीक नहीं होने देता। उस रात उसके कमरे की खिड़की अचानक खुद ब खुद खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई पर हवा में मिट्टी की नहीं, किसी सड़े हुए मांस जैसी गंध थी। अनन्या सो रही थी। खिड़की के शीशे पर धीरे धीरे कुछ उभरने लगा। पहले सिर्फ धुंध, फिर उंगली के निशान और फिर शब्द। 3 महीने पूरे हुए। उसी समय कमरे की सारी लाइट्स एक साथ झपकी। मोबाइल अपने आप चालू हुआ। कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर गया। रिकॉर्डिंग में स्क्रीन पर एक धुंधला चेहरा दिख रहा था, बिना आंख, बिना नाक, बिना मुंह वाला, वही औरत। और स्क्रीन पर एक आवाज उभरी। वक्त पूरा हुआ, अब कर्ज वसूलने का। अनन्या घबरा कर उठ बैठी। कमरा खाली था पर गंध वही थी, छलावे की मिट्टी की गंध। उसने फौरन फोन उठाया और अपने दोस्त यश को कॉल किया। यश एक डॉक्यूमेंट्री मेकर और अनन्या का साथी जिसने हमेशा उसकी सनक भरी रिपोर्टिंग में मदद की। यश बोला, होश में रहो अनन्या, तुम पीटीएसडी से गुजर रही हो। छलावा गांव सच नहीं, तुम्हारा दिमाग तुम्हें डराता है। अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, नहीं वो यहाँ है मेरे कमरे में। अभी भी फोन कट गया, सिर्फ फुसफुसाहट रह गई। यश अगले दिन सुबह अनन्या के घर पहुंचा। वो हंसते हुए बोला, तुम्हें लगता है कोई आत्मा मुंबई के बीच शहर में घूम रही होगी, कृपया यार। लेकिन जैसे ही यश कमरे में दाखिल हुआ उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि दीवार पर गहरे नाखूनों से खरोंच कर लिखा था, किसी को मत लाना। और नीचे किसी इंसान की नहीं, 3 उंगलियों वाले निशान खून से बने थे। यश कुछ बोल पाता उससे पहले ही कमरे की दीवारें धीरे धीरे काली होने लगी, जैसे धुआं अंदर से रिस रहा हो। दीवार पर एक चेहरा उभरा, वही बिना चेहरे वाली औरत, पर इस बार उसके शरीर पर उभरे अक्षर चमक रहे थे। तुम्हें चेतावनी दी थी। अचानक यश की गर्दन पर कुछ गर्म छुआ। उसकी चीख निकल गई। उसकी गर्दन पर लाल रंग से एक शब्द उभर रहा था, कीमत। यश का शरीर कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो कमरे से भागा, सड़क पर आते ही गिर पड़ा। अनन्या बाहर निकली और चिल्लाई, यश यश। यश हिल रहा था मगर उसकी आंखें उलटी घूम चुकी थीं। वो सिर्फ एक ही लाइन बार बार बोल रहा था, मत लौटो, मत लौटो, मत लौटो। फिर वो बेहोश हो गया और सड़क के दूसरी तरफ एक धुंध सी खड़ी थी जिसके भीतर एक छाया अनन्या को घूर रही थी। अनन्या जानती थी अब छिपने से कुछ नहीं होगा। उसे वही ताबीज याद आया जो उसे गांव से भागते वक्त मिला था। वो ताबीज अब भी उसके बैग में था। उसने ताबीज को हाथ में लिया। अचानक ताबीज गर्म हो गया, इतना गर्म कि उसकी हथेली जल गई। और तभी घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कांपती दीवारों से आवाज आई, ताबीज हमारा नहीं तुम्हारा है, पर इसे रखने की कीमत बहुत भारी है। अनन्या चीखी, कौन हो तुम, मुझसे क्या चाहते हो? धीरे धीरे अंधेरे से आवाज उभरी, हम बंधे हुए हैं। जिस ऊंझा ने हमें पाश में बांधा उसने अपनी मौत से पहले यह गांव तुम्हारे नाम लिखा। अनन्या सन्न रह गई। मेरे नाम? हाँ, तुम उस ओझा की वंशज हो। उसकी खून की आखिरी कड़ी। अनन्या गिर पड़ी। उसकी नसों में खून गर्म हो गया। कमरा घूमने लगा और आवाज फिर बोली, गांव को बांधने वाला खून अब तुम्हारा है, तुम्हें लौटना ही होगा। उसी रात अनन्या को अपने कमरे की छत पर कुछ चलने की आवाजें सुनाई दी, धीरे, भारी, मानो कोई बड़ा और अजीब प्राणी घूम रहा हो। छत झुकने लगी, पलस्तर गिरने लगा और छत के बीच एक बड़ा सा दरार फूटा। दरार से काले धुएं जैसे हाथ बाहर आए, लंबे, पतले, कंटीली उंगलियां वाले। वो हाथ नीचे झुककर बोले, लौट आओ, तुम्हारा गांव इंतजार कर रहा है। अनन्या चीखी और दरवाजे की तरफ भागी, पर दरवाजा बंद हो चुका था। खिड़कियां कांच से नहीं, काले धुएं से भर चुकी थीं। कमरा छलावे के गांव की तरह बदलने लगा। फर्श पर मिट्टी फैलने लगी। दीवारों से चीखें सुनाई देने लगी। छत से लगातार बिना चेहरे वाली औरत की परछाई झूल रही थी। उसका शरीर हिलता, मरोड़ता और धीरे धीरे नीचे उतरता जा रहा था। वो फुसफुसाई, चलो अनन्या, घर चलते हैं। औरत ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां अनन्या के गाल को छूने ही वाली थीं। तभी ताबीज तेज चमका। एक तेज हवा कमरे में फैली। औरत पीछे छिटक गई। अंधेरा तड़पने लगा और आवाज गूंजी, ताबीज खून को बुलाता है, तुम वापस आओगी चाहो या ना चाहो। कमरा अचानक सामान्य हो गया, पर अनन्या के हाथ में ताबीज राख बन चुका था।
सुबह अनन्या ने फैसला किया, उसे गांव लौटना ही होगा। वो नहीं जाती तो यश मर जाएगा। उसकी माँ रातों से सो नहीं पा रही थी और वो खुद एक दिन भी न बच पाती। वो उसी बूढ़े बस ड्राइवर को ढूंढने गई। ड्राइवर ने उसे देखते ही कहा, तुम वापस जाओगी तो लौट कर नहीं आओगी। अनन्या बोली, अगर मैं नहीं गई तो वो यहाँ आएगी। ड्राइवर ने सिर झुका लिया। ठीक है, पर सुनो, इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागूंगा। उसने अपनी जेब से एक पुरानी लोहे की घंटी निकाली। ये घंटी ओझा ने बनाई थी, पर ये आधी है, पूरी घंटी गांव में है। अनन्या चौंक गई। अगर मैं पूरी घंटी जोड़ लूं? ड्राइवर बोला, तो शायद कुछ आत्माएं आजाद हो जाए। अनन्या ने घंटी कसकर पकड़ ली। बस उसी पुराने रास्ते पर चली जहां जंगल हमेशा की तरह मौन था। पर आज उस मौन में एक अलग ही इंतजार था। गांव के बाहर पहुंचते ही हवा बदल गई। इस बार गांव शांत नहीं था, सांस ले रहा था। मिट्टी हल्की हल्की हिल रही थी, पेड़ों की परछाई अपनी जगह से खिसक रही थी और गांव की टूटी हुई झोपड़ियां अंदर से चटक रही थीं, जैसे सब जानते हों अनन्या लौट आई है। वो हिम्मत से आगे बढ़ी। गांव के बीचों बीच वो पुराना कुआं अब भी था, पर आज कुएं से धीरे धीरे धुआं नहीं, कुछ और निकल रहा था। लंबे काले हाथ, हड्डियों जैसी उंगलियां और अंधेरे की लिपटी देह। उनका एक ही स्वर, हमारी मुक्ति दो। अनन्या कांप गई। उसने पूछा, पूरी घंटी कहाँ है? छाया की उंगलियां एक टूटी झोपड़ी की ओर इशारा करने लगी। अनन्या झोपड़ी में गई। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर लाखों उंगलियों के निशान और बीच में एक पत्थर का चबूतरा। उस पर रखी थी घंटी का बाकी आधा हिस्सा। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, कमरा कांपने लगा। फुसफुसाहट गूंजी, मत छूना, ये उनकी नहीं, ओझा की है। लेकिन देर हो चुकी थी। गांव की सारी आत्माएं उसकी ओर दौड़ पड़ी और तभी बिना चेहरे वाली औरत अचानक सामने आकर खड़ी हो गई। इस बार उसका चेहरा उभर आया था। आंखें गहरे काले गड्ढे, नाक जगह सिर्फ छेद और मुंह से काला खून बहता हुआ। वो बोली, तुम्हारा स्वागत है वापस अपने गांव में। उस औरत ने हाथ बढ़ाया और घंटी अपने आप जुड़ गई। घंटी में से आग की लपटें निकली, हवा में चीखें गूंज उठी। गांव कांपने लगा और फिर किसी गहरे कुएं जैसी भारी आवाज आई, ओझा का खून लौट आया है। अनन्या को धक्का लगा। उसकी नसों में तेज गर्माहट फैली। उसकी आंखें धुंधली होने लगीं। औरत बोली, तुम ही हो जो श्राप तोड़ सकती हो या इसे हमेशा के लिए पूरा कर सकती हो। अनन्या चिल्लाई, मुझे क्या करना होगा? औरत बोली, ओझा की तरह किसी एक आत्मा को तुम्हें अपनी देनी होगी। अनन्या जम गई। किसकी आत्मा? औरत मुस्कुराई, यश की। अनन्या पीछे हट गई। वो चीखी, नहीं, मैं नहीं करूंगी। तभी पूरा गांव चिल्लाया, तो तुम छलावा बनोगी? घंटी अपने आप बजने लगी। अंधेरा उसी की ओर बढ़ने लगा। उसका शरीर काला पड़ने लगा और अचानक कहानी यहाँ रुकती है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है उसका असली फैसला। क्या वो यश की आत्मा देगी या खुद छलावा बनेगी, या श्राप का कोई तीसरा रास्ता है?